अभी मैं एक बुक को पढ़ रहा था जिसके बारे में अ, थोड़े बहुत आर्टिकल्स भी मैं देखता रहता हूँ अलग अलग किताबों को लेकर। और आर्टिकल्स मैं ब्लॉग में देखता हूँ। और उन बुक्स में मैं अभी क्या पा रहा हूँ कि अभी कुछ बुक्स बहुत ही अच्छे लिख रहे हैं, पर वो मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि मैथोलॉजी और जो उनकी स्टोरीज है वो इस तरह से कंबाइन करके परोस रहे हैं कि आप उस चीज़ को या तो पूरी तरह से झूठ समझने लगोगे या फिर सच समझने लगोगे। तो मतलब इतिहास में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मैथोलॉजी है, क्या स्टोरी है, ये सब को आइडेंटिफाई करना खासकर आज के समय में ये बहुत ही मुश्किल वाला बात है। तो ऐसे में मैं एक सोच रहा था कि ये जितने भी ट्रूथ फाइंडर है, रिसर्चर है, हिस्टोरियन है, और जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर बात कर काम करते हैं, उन सभी को एक कंबाइन मतलब वे में एक समझिए कि एक सोसाइटी का एक फॉर्म लेना चाहिए, जिससे कि एक ब्लॉग बना सकते हैं। और वो ब्लॉग में होगा क्या कि अगर वो मान के चलिए एक ब्लॉग होता, मेरे दिमाग में आया। मैं तो वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं हूँ और मुझे उतना कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये सब कोडिंग वगैरह कुछ नहीं आता है। पर मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ब्लॉग का। मेरे मन में ये एक थॉट आ रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई ब्लॉग या सोशल आईडी, सोशल प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते हैं उसको, एक ब्लॉग समझिए। जैसे कि कोरा हो गया और विकिपीडिया, इस टाइप का कुछ। पर उसका जो मेन मोटिव हो वो थोड़ा इनसे अलग हो। इसमें क्या होता है कि जितना आप दुनिया जहाँ का जितना आप क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछ सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, पर उसका थोड़ा सिस्टमैटिक ऑर्डर हो। मैं जिस ब्लॉग के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसमें उसका मेन फोकस बस इतना हो कि वो फाइंड आउट करे, वो उसका देखिए जो मेन पीछे थीम हो, उसका जो कवर पेज हो, कवर हो, उसी में ये चीज़ क्लियर हो कि उसमें कुछ सीक्वेंसेस है जिसको फाइंड आउट करने के लिए ही खासकर वो ब्लॉग बनाया गया। जिसमें पहला हो ट्रूथ, दूसरा हो आपका हिस्ट्री, तीसरा हो मैथोलॉजी, उसके बाद चौथा स्टोरीज, और पांचवा हो गया आपका लाइज। मैं इस चीज़ को ऐसे सीक्वेंस में क्यों रखा हूँ, क्योंकि ट्रूथ जो होता है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ का बात कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट ट्रूथ ये हो गया कि जो सच है और 100% सच है, और उसमें कुछ भी आपका ना नकार कुछ नहीं है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आपका पूरा कंप्लीट ट्रूथ हो गया। सेकंड में आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को मैं ट्रूथ के जगह पे नहीं रखूँगा, क्योंकि एज ए हिस्ट्री लर्नर आप अगर टीचर हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे कि हिस्ट्री इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रूथ। आपका जो भी इतिहास है वो पूरी तरह से सच नहीं है। इतिहास में कुछ फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस है, उसके आधार पे आप अनुमान लगाते हो कि वो क्या हो सकता है अतीत में घटना। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको एक हमेशा एक डाउट भी होना चाहिए कि जो इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है, इतिहास में जो आपको बताया जा रहा है, वो फैक्ट्स और एविडेंसेस के आधार पे आपको बताया जा रहा है। उसमें भी उस फैक्ट्स और एविडेंस को जिस तरह से डिकोड किया गया है, उस डिकोड जो किया है और उसको जो समझ में आया हिस्टोरियंस को, वो चीज़ आपको बताया गया है। यानी कि अगर एक फैक्ट बदलेगा, एक एविडेंस बदलेगा, कोई अगला एनालिस्ट अलग कुछ एनालिसिस करेगा, तो आपका हिस्ट्री बदल जाएगा। यानी कि वो कंप्लीट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ उसको हम नहीं मान सकते हैं। वो ट्रूथ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं क्योंकि उसमें फैक्ट्स और एविडेंसेस है, पर वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। इसलिए वो ट्रूथ से अलग सेपरेट हो गया उसका कॉलम। उसके बाद आता है मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का आप जब डिफिनेशन ही पढ़ोगे तो उसका मतलब ही होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें
जो कि लंबे समय से चली आ रही हैं, उसके बारे में बातें होते हैं, उसे ट्रूथ माना जाता है, हिस्ट्री माना जाता है, पर वो एविडेंसेस उसको कम्प्लीटली प्रूफ नहीं कर पाते हैं। यानी कि वो सच है या झूठ, ना ही उसको पूरी तरह से सच मान सकते हैं, ना ही पूरी तरह से उसको डिनाई कर सकते हैं। वो आपको कॉलम होता है माइथोलॉजी में, क्योंकि उसके बारे में एविडेंसेस और फैक्ट्स आपका नहीं होता है। उसके बाद थर्ड में आ गया आपका स्टोरीज। स्टोरीज, सॉरी, फोर्थ में आपका आ गया कॉलम में स्टोरीज। स्टोरीज क्या होती हैं कि स्टोरीज जो एविडेंसेस होते हैं, ट्रूथ होते हैं, या फिर माइथोलॉजीज होते हैं, जो चीज़ सामने आपके प्रेजेंट है उसी को लेकर एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, इमेजिनेशन तैयार किया जाता है, और वो होता है झूठ पे। उसमें बहुत सारे मिर्च मसाला डाला जाता है, और वो जो झूठ होता है उसको परोसा जाता है सच के साथ। और वही चीज़ें बाद में क्या होती है कि माइथोलॉजीज़ की तरफ डिक्लाइन होना शुरू कर देती है, क्योंकि लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ भी एक पार्टीशन होना चाहिए कि कौन सा चीज़ों को माइथोलॉजी में हम करें, कैटेगराइज करें, और कौन सा चीज़ों को लेकर स्टोरीज लिखा गया है जिसको कहीं न कहीं आम इंसान उसको माइथोलॉजी ना समझने लगे। जो हमारा सोसाइटी है, समाज है, वो उसको माइथोलॉजी ना समझने लगे, उसको हिस्ट्री ना समझने लगे। तो उसको सेपरेट रखने के लिए भी एक आपको कॉलम और आपका एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और लास्ट में हो गया लाइज। जो झूठ है एकदम कंप्लीट है, वो स्टोरीज भी नहीं है, वो प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, और सोसाइटीज़ के थ्रू, अपना कुछ दबदबा और हिडन एजेंडा के चलते, वो तो सीधा डिक्लाइन हो जाएगा, वो सीधा लाइन में आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ों कॉलम को और डिफरेंट पॉइंट्स को उसके आधार पे वहाँ पे पढ़ने के लिए मिले रीडर्स को उस ब्लॉग में। तो उस ब्लॉग में जो यूजर्स जो हो सकते हैं, ये इस तरह से कंटेंट उसमें सेपरेट हो उस ब्लॉग में, जो रीडर्स को हेल्प करे, लर्नर्स को हेल्प करे, कि जो उस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस के साथ समझे कि कौन सा चीज़ सच है, कौन सा चीज़ हिस्ट्री है, कौन सा चीज़ माइथोलॉजी है, कौन सा चीज़ स्टोरीज है, और कौन सा चीज़ पूरी तरह से लाई है, पूरी तरह से झूठ है। और इसके बारे में मैं थोड़ा और सोचा कि अगर मान के चलिए ऐसा ब्लॉग बनाते हैं, तो ब्लॉग में हो सकता है कि मैनेज करने के लिए कुछ टीम हो, वो उस चीज़ को करे, पर वो पूरी दुनिया का आपका वहाँ पे कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए पूरी सोसाइटी को लेकर ही हेल्प कर, मतलब आगे आना पड़ेगा। तो और दूसरा चीज़ कि उसको एक्सेस करने का मतलब ही है कि हर कोई दुनिया अगर एक्सेस कर रहा है तो उसका भी एक ज़रिया होना चाहिए जिससे वो एक्सेस करे। हो सकता है कि ऑफेंड हो जाए, उसको पसंद ना आए। तो जो भी मैनेज करने वाले सोसाइटी होंगे, वो इस बात को सामने रखेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं, वो जितने हम रिसर्च कर पा रहे हैं, जितने हमारे पास फैक्ट्स है, एविडेंसेस है, प्रूफ्स है, उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ गलत लगता है तो आप इसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हो कि आपको क्यों गलत लग रहा है। आप उसके सामने हमें हेल्प कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो कि एविडेंसेस आप इस चीज़ को पढ़ो, जानो, समझो। तो उस चीज़ को हम वेरीफाई करके हम उस चीज़ को फाइनली मतलब समझिए कि अपडेट कर सकते हैं उस ब्लॉग में। तो वो उसके पास कॉलम होना चाहिए रीडर्स के पास, ताकि अगर कोई ऑफेंड हो और उसका विरोध करना शुरू करे, तो एक चीज़ हो कि आपका इमोशंस सच और झूठ को बदल नहीं सकता है। क्योंकि इमोशंस में आपका, आप क्या मानते हो इससे फैक्ट नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। आप जो मानते हो उसको लेकर अगर एविडेंस दे पा रहे हो, प्रूव कर पा रहे हो, तब वहाँ से आपका सच डिराइव होगा कि क्या एब्सोल्यूट ट्रूथ है, क्या हिस्ट्री है, और क्या माइथोलॉजी सिर्फ माइथोलॉजी है। तो वो चीज़ वहाँ पे उसके पास मिले। तो एक रीडर एक्सेस तो समझ में आ गया कि रीडर होंगे तो वो अपना रेस्पॉन्स दे, इसलिए वो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग अभी के समय में आप सोशल से शेयर्स करने का जो आइकन्स होते हैं वो सब तो होना ही, मतलब आप दे सकते हैं। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई लिख रहा है, तो लिख रहा है तो वो
किस तरह से लिख रहा है। मतलब कोई हिस्टोरियन हो सकता है कि वो रिसर्च कर रहे हो, सच में एक कोई स्कॉलर हो, रिसर्चर हो, तो वो अगर लिख रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोफाइल होना चाहिए कि वो डायरेक्टली जो पढ़ने वाला है वो उस चीज़ को पोस्ट कर सके। मतलब रीडर्स के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए पोस्ट करने का, क्योंकि वो पोस्ट करेगा तो कुछ भी अनाप शनाप अभी जो चलता है कि जितना सच है उससे ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है, वो चीज़ वो करने लगेगा। तो इसी के चलते उसके पास एक रीडर्स का अलग एक्सेस होना चाहिए, और जो रिसर्चर्स हैं उसके लिए एक अलग प्रोफाइल होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक प्रोफाइल ये भी होना चाहिए एनालिस्ट। एनालिस्ट वो लोग को प्रोफाइल होना चाहिए कि मान के चलिए बहुत कोई रिसर्च करते हैं, उनके पास जरिया है, उनके पास एक बात है, वो उनके पास मौका है, उसको मिल जाता है तो वो रिसर्च कर पाते हैं। पर बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो थिंकिंग बहुत करते हैं पर उनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं मिल पाता है, तो उसके वजह से वो क्या करते हैं कि उनका थिंकिंग, उनका नॉलेज, उनका इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं, तो उनका इंटेलिजेंस हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक कॉलम उसके लिए एक प्रोफाइल होना चाहिए एनालिस्ट का। और एनालिस्ट क्या कर सकता है कि जितने भी रिसर्च करते हैं वो सामने एविडेंसेस पेश रखते हैं, वो अलग अलग एविडेंसेस को कंपैरेटिव एनालिसिस करके सामने कुछ अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि उस ब्लॉग में 3 तरह का प्रोफाइल मतलब नॉर्मली यूजर्स बना सकते हो। पहला हो गया आपका रिसर्चर्स, दूसरा एनालिस्ट, और तीसरा आपका रीडर्स। अब एक मान के चलिए मैं ही हूँ और मैं ही उस ब्लॉग में आया हूँ, तो हो सकता है कि मेरा कुछ मैं कुछ रिसर्च लेकर वहाँ पे आया हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ। पर इसके अलावा मैं वहाँ पे एनालिसिस का भी काम कर हो सकता हो, मैं कुछ ब्लॉग्स के वहाँ पे पोस्ट पढ़ूँ और उस चीज़ को एनालाइज करूँ, और मैं उसमें कुछ नया चीज़, अपना थॉट, अपना पर्सपेक्टिव रख सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं सेम मैं ही हूँ, पर मैं एक टाइम पे रिसर्चर भी हूँ, मैं एक टाइम पे एनालिस्ट भी हूँ, और एक टाइम पे मैं रीडर भी हो सकता हूँ। तो यानी कि वो उसमें जो प्रोफाइल है वो यूजर्स हैं, यूजर्स का प्रोफाइल स्विच करने का भी एक उसमें ऑप्शन होना चाहिए। तो वो स्विच करने का ऑप्शन किस तरह से होना चाहिए, इसको लेकर मैं सोचा। तो ये इस तरह से हो सकता है कि जितने भी यूजर्स हैं उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग में तो एज ए रीडर है, यानी कि कोई भी अगर लॉगिन करता है तो उसको एज ए रीडर ही कंसीडर किया जाए। पर वो अपना प्रोफाइल को स्विच कर सकता हो रिसर्चर में और एनालिस्ट में, पर उसमें एक रिस्ट्रिक्शन हो कि वो 24 आवर में एक ही बार स्विच कर सकता है, और हर 20 जैसे ही दिन बदलता हो वैसे ही उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग रीडर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ऐसा इसलिए ऐसा मेरा सोचने का ये रीज़न है कि मान के चलिए अगर मैं रिसर्चर हूँ तो मैं उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि एक खुद ही रिसर्चर बनूँ, खुद ही एनालिसिस करके खुद ही उसमें कमेंट करने लगूँ। तो वो चीज़ ना हो, उसके चलते वहाँ पे एक बैरियर होना चाहिए। और दूसरा ये भी हो गया कि अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई एनालिसिस कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि वो उसमें वोकल होने में, वो सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में वो थोड़ा हेजिटेट करे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए कि जितने भी प्रोफाइल अगर वो बनाता है, यानी कि अगर रिसर्चर हो, एनालिस्ट हो, रीडर हो, तो वो हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग नाम दे सकता हो एक यूजर। और जो यूजर है उसका तो उसमें आप जब लॉगिन करने का जो प्रोसेस हो, या फिर यूजर आईडी बनाने का प्रोसेस हो, तो उसमें एक वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसे वेरिफिकेशन होने से क्या हो जाएगा कि जो ब्लॉग एक्चुअली मैनेज कर रहे हैं उनके पास यूजर्स का रियल डाटा हो, कि उसका ट्रू आइडेंटिटी हो, ताकि कोई भी अनाप शनाप उल्टा पुल्टा करके भाग ना जाए, आप उसको ट्रेस कर सको। पर जो रीड कर रहे हो उनके पास उस चीज़ का एक्सेस ना हो, उनके सामने एक मास्क लगा के, एक अदर फेस के साथ वो अपने थॉट्स को रख सके,
इसके चलते आपको उसको ये चीज़ अलग प्रोफाइल में बनाने का, अलग प्रोफाइल नेम, अलग प्रोफाइल आइकन या फिर प्रोफाइल पिक्चर, ये सब करने का उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, ताकि क्या हो कि वो हिडनली काम कर सके, उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को सोसाइटी के साथ शेयर कर पाए। अब उसके बाद लास्ट में आता है कि अगर कोई कमेंट करेगा तो कमेंट बहुत सारे अभी है कि बॉट्स का यूज़ करके बहुत सारे वेब पेज को उसमें मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो उसमें मॉडरेशन का कुछ टूल्स हो जिसमें गाली गलौज या फिर अब्यूज़ और भी बाकी सारे जो चीज़ें वर्ड्स बोलते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा उसमें चला रहा हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिलीट कर सके। डिलीट ना कर मतलब ना करे, बल्कि डिलीट करने के जगह वहाँ पे आर्काइव में डाल दें, मतलब उस चीज़ को शो ना करे, हाइड कर दें। अब मैं डिलीट ना करके आर्काइव का बारे में क्यों जिक्र किया, क्योंकि जब आप बोट्स का यूज़ करते हो तो एआई आप कितना भी उसमें ये सोचो कि एआई कितना भी एडवांस हो जाए, पर एक चीज़ फैक्ट ये ज़रूर है कि एआई भी प्रीवियस डाटा के आधार पर रिएक्ट करता है। तो हो सकता है कि सामने जो इंसान आपके सामने फैक्ट रखे, एविडेंस रखे, बात कर रहा हो, वो काम का हो, पर एआई उस चीज़ को हो सकता है कि यूजलेस समझ के उस चीज़ को या फिर मैनिपुलेटिव समझ के उस चीज़ को डिलीट कर दे। तो वो चीज़ ना हो, इसके चलते वो सीधा आर्काइव में जाए, और आर्काइव जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो उस चीज़ को पोस्ट करेगा उसके पास नोटिफिकेशन जाए, वो देख सकता है कि उसका कौन कौन सा आइटम आर्काइव में है, ताकि वो जो वो न कि है कि एक टाइम ड्यूरेशन 14 डेज या फिर 30 डेज, इस तरह से कुछ, कि उसके अंदर वो रिक्वेस्ट डाल सके उसको रीवेरिफिकेशन के लिए कि वो जो चीज़ को अपलोड किया है उसका फैक्ट क्या है, एविडेंस क्या है, हर चीज़ को वो करे तो रिकंसिडर किया जाए उन लोगों के द्वारा जो ब्लॉग को मैनेज करते हो, और वो ब्लॉग को मैनेज करने वाले ह्यूमंस होने चाहिए। कुछ मतलब आप बोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, एआई का भी यूज़ कर सकते हो, पर जो एकदम टॉप मोस्ट में हो वो ह्यूमंस हो, क्योंकि कितना हम भले ही एक ह्यूमन का क्या कहते हैं कि नॉलेज कम हो, नॉलेज हो सकता है कि ह्यूमन का कम हो, पर हमारा जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज़ को अभी तक बाईपास नहीं कर पा रहा है, और शायद ना कर पाए। इसका पीछे का रीज़न ये है कि हम जो सोचते हैं उसमें एक हमारा एक्सपीरियंस के साथ साथ इमोशंस भी उसमें अटैच्ड होता है, जो जिस वजह से हम अलग तरह से सेंस करते हैं, और वो चीज़ें एक एआई में नहीं होता है। उसका करंट एग्जांपल में अगर मैं दूं तो ये थोड़ा पॉलिटिकल होगा। अभी मैं कुछ देख रहा था वीडियोज़ वगैरह, जो ईरान और अमेरिका इजराइल का जो वार चल रहा है उसके बेसिस पे था। तो वहाँ पे एक स्कूल में जहाँ बॉम्ब अटैक हुआ था, जिसको बारे में कहा जा रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी है कि वो एआई के थ्रू किया गया है, और एआई जो है वो डबल स्ट्राइक मेथड का यूज़ किया। मतलब सबसे पहले वो क्या किया कि स्कूल में मारा, क्योंकि उसको न कि वो अपना समझा कि अगर स्कूल में मारते हैं तो उसको बचाने के लिए जो मिलिट्री मतलब जो आर्मी के पर्सन्स होंगे जिसके बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पे उनको बचाने के लिए भागेंगे, उसके बाद वो स्ट्राइक करेगा तो उससे ज़्यादा उसमें नुकसान कर सकता है। तो ऐसा लेकर कॉन्स्पिरेसी है। तो ऐसा नहीं कि ब्लॉग में भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ों में हो सकता है, इसलिए एब्सोल्यूट जो है वो कंट्रोल सबसे ऊपर में टॉप में एक ह्यूमन का ही होना चाहिए, ताकि वो रेगुलेट कर सके, सेंस कर सके, क्योंकि हम एआई के ऊपर अभी भी पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते हैं। और ये सब चीज़ को लेकर ब्लॉग के बारे में मैं सोच रहा था, और मेरा तो ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं इस चीज़ को डेवलप कर सकूं, पर अगर ऐसा कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो में कमेंट करो, क्योंकि मैं उस ब्लॉग से, उस चीज़ से मैं जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ट्रूथ और ये सब चीज़ों को जानना अच्छा लगता है। हो सकता है कि मैं भी आगे चलकर कुछ रिसर्च, अगर ना रिसर्च तो नहीं शायद करूँ, पर
एनालिसिस का काम हो सकता है कि मैं करूं, और वो अगर ना भी हो तो फिर भी मैं ट्रूथ को जानना ज़रूर चाहूँगा। इसके चलते मैं इस तरह से का कुछ ब्लॉग्स पे जुड़ना चाहूँगा। अगर है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, और अगर नहीं है, अ, अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है और आप मेरे इस थॉट को लेकर, अ, इस थॉट को अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आपके जानकारी में जितने भी लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, ट्रुथ के लिए काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेके काम कर रहे हैं, जो कि अभी समाज में जितना भ्रांतियाँ फैल रहा है, क्योंकि आप ये भी देखोगे कि धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा है, हिडन पॉलिटिक्स खेला जाता है। इसमें आपस में देखोगे कि बड़े बड़े धर्मगुरु, मतलब बड़े बड़े मठों के, मंदिरों के, ये आपस में लड़ रहे हैं, और एक आम सोसाइटी, जो सोशल पर्सन है, एक सोसाइटी के जो आम इंसान है, उसके लिए ये फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या ट्रूथ है, कौन सही है, कौन गलत है। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट करने का कोशिश किया जाता है और किया जा रहा है, और उसको, चाहे वो स्कूल का टेक्स्ट बुक हो, चाहे अदर आप लिटरेचर के थ्रू कर रहे हो। अभी कई ऐसे ऑथर्स हैं जो इस चीज़ को ग्लोरी महसूस करते हैं कि वो अगर हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को लेकर कोई स्टोरीज प्रेजेंट करें, और वो ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि वो कितना ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ को कर सकते हैं, पर उससे भी मैनिपुलेट जो ट्रूथ है, जो फैक्ट्स हैं, रियल चीज़ें हैं, उस चीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है। और ये सबको फाइंड आउट करने का एक कोई ज़रिया ज़रूर होना चाहिए, और मैं इस चीज़ को सोचता हूँ। अगर आप भी मेरे इस थॉट को सहमत हैं, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और टैग करें। क्या आप जो भी ज़रिया से आप पहुंचा सके, अगर वैसे लोगों को जिसके पास ये पावर है इस चीज़ को करने का, तो उन तक पहुंचाइए, ताकि वो इस तरह तक का कुछ ज़रिया बिल्ड कर सके जो आने वाले समय में सोसाइटी का काम दे। धन्यवाद।